देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, दीज आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो उसके अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, और अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो उसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ शुगर। राइबोज है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोज है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो हम इसको मजीद डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आ सकते हैं। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हमने कहा था कि तीन कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास शुगर है, पेंटोज शुगर, ठीक है, राइबोज। एक आपके पास बेटा नाइट्रोजनस बेस है, और तीसरा कंपोनेंट है बेटा फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शुगर लेते हैं, कौन सी शुगर जी? पेंटोज शुगर। अगर आप पेंटोज शुगर लेते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं बेटा किस चीज को? नाइट्रोजनस बेस को। तो अगर आपने बेटा नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर दिया पेंटोज शुगर के अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना किसके मिलने से बेटा? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से। इस स्ट्रक्चर को बेटा आप नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड का। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बने, ये कौन सा बेटा? न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड बेटा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से बनता है। क्लियर होगी बेटा? अब अगर आप इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक और चीज ऐड कर देते हैं जिसका नाम बेटा फास्फेट ग्रुप, तो अगर आप फास्फेट ग्रुप भी ऐड कर देंगे तो तीन चीजें पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी दो चीजें बेटा? देखिए, न्यूक्लियोसाइड के अंदर था पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब आपने तीसरी चीज बेटा फास्फेट ग्रुप ऐड कर दी है, तो अब न्यूक्लियोसाइड से वो चीज क्या बन जाएगी बेटा? वो बन जाएगी बेटा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगी बेटा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब देखें, अगर अगर न्यूक्लियोटाइड दो तरह के, हमने पहले भी बात की है कि अगर बेटा यहाँ पेंटोज शुगर राइबोज होगी तो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, और अगर यहाँ राइबोज शुगर की बजाय डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी जैसे डीएनए में होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब देखें, अगर आप दो न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड आपने बनाया हुआ है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड मिलाते हैं, तो इन दोनों के मिलने से बेटा क्या बनेगा? डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसी तरह बहुत सारे, मतलब तीसरा ऐड करेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, चौथा ऐड करेंगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। तो जब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलाते जाएंगे तो एक बड़ी चेन बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, जिसे आप राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन का नाम देंगे। तो अगर अब बेटा हमारे पास ये चेन होगी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, तो बन जाएगा आरएनए। और अगर आप दो बड़ी चेन, दो लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लेते हैं बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, तो हम कहेंगे कि क्या बन चुके हैं? डीएनए बन चुके हैं। तो देखिए, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स को आप आपस में जोड़ते जाएंगे, एक स्ट्रैंड बनता जाएगा, ठीक है, तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि दो देखें, जैसे हमने कहा था कि दो अमीनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बाड होता है जी? पेप्टाइड बाड होता है। क्लियर होगी बेटा? तो इसी तरह बेटा दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान कौन सा बाड होगा? ये भी एमसीक्यूज है। तो बेटा हमारे पास आपने याद रखते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बाड बेटा प्रेजेंट होता है, उस बाड को बेटा हम नाम देते हैं फास्फोडाइस्टर बाड का। दैट बॉन्ड इज नोन एज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपने बात नहीं बोलनी। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो हमारे पास चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो चाहे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो, उनके अंदर आपको जो बॉन्ड नजर आएगा बेटा, वो बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? दैट इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एमसीक्यूज है बेटा। क्लियर हो गया? मजीद हम न्यूक्लियोटाइड की चेन को तैयार करेंगे इन द टॉपिक ऑफ डीएनए। अब देखिए, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है एटीपी। एटीपी के बारे में तो सब जानते हैं, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो एटीपी है ये बेसिकली एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अगर हम डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल आपको पढ़ें तो आपके पास एक कोएंजाइम है। कौन सा कोएंजाइम है बेटा? NAD पॉजिटिव। आप इसे क्या पढ़ते हैं? निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा एडेनिन वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो अटैच होते हैं, तो क्या बन जाता है? डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये आपके पास कोएंजाइम है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। तो बेटा आपके पास निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है जो कि बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, दैट इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया? अब हम एटीपी की बात करते हैं, ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए बेटा, ये आपके पास ये एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड की। अब देखें,
अब हमें क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा शुगर। तो देखें ये आपके पास नंबर 1 पहला कंपोनेंट आ गया शुगर का, तो दैट इज शुगर। अब देखें इसी शुगर के साथ आपने अटैच करवाना है नाइट्रोजनस बेस को। अब देखें नाइट्रोजनस बेस कौन सी, अब ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो नाइट्रोजनस बेस बेटा इसमें आएगी एडेनिन। तो ये देखें ये आपके पास मैंने ड्रा किया हुआ है एडेनिन, तो ये आपके पास बेटा एडेनिन आ गई, तो शुगर भी आ गई एडेनिन भी आ गई। अब हम पहले न्यूक्लियोसाइड तैयार करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोसाइड। अब देखें अगर बेटा प्यूरीन्स हैं या एडेनिन या गुआनिन, तो वो शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ रिएक्ट करेगी थ्रू द नाइट्रोजन नंबर 9। आपने बेटा ये बात याद रखनी है कि अगर प्यूरीन्स में से मतलब एडेनिन या गुआनिन होगी तो वो हमेशा शुगर के साथ रिएक्ट करेगी थ्रू द 9 नाइट्रोजन नंबर 9 और यहां से कार्बन नंबर 1। अब होगा क्या, यहां से बेटा OH जाएगा, यहां से क्या जाएगा H। अब देखिए अगर यहां से H और H रिमूव होते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब देखिए इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड। अब देखिए कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, किसका बेटा, एडेनिन का। अब देखिए इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर मैं फास्फेट का रिएक्शन करवा देता हूं, किस चीज का, फास्फेट का। देखिए ये आपके पास एडिनोसिन बन चुकी है, ठीक है, एडेनिन प्लस शुगर। अब मैं रिएक्शन करवाने लगा फास्फोरिक एसिड का, फास्फेट ग्रुप का। तो देखिए यहां से कार्बन नंबर 5 से OH जाएगा और यहां से जाएगा H। तो देखिए बेटा आपके पास ये ऑक्सीजन और ये बेटा आपके पास ये कार्बन नंबर 5, तो ये एस्टर बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना बेटा, दिस इज द एस्टर बॉन्ड, जो कि कार्बन नंबर 5 और फास्फेट ग्रुप के दरमियान बना है, दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। अब समझ आ गई। अब ये बेटा आपके पास न्यूक्लियोसाइड से कन्वर्ट हो चुके हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। लेकिन अभी बेटा देखें, अभी आपने क्या किया था, अभी ये जो बना है दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या बना बेटा, ATP नहीं बना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना है, क्योंकि इसमें अभी एक फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। अब मैं दूसरा करने लगा हूं, दूसरे में देखिए मैं कहता हूं कि यहां से OH जाता है और यहां से बेटा क्या जाता है H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान ये ऑक्सीजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो अब बेटा ये एडिनो मोनोफॉस्फेट से बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन गया बेटा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फास्फेट ग्रुप ऐड हो गए। अब मैं तीसरा ऐड करूंगा, देखिए यहां से मैं OH रिमूव करता हूं, यहां से H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और इन दोनों के दरमियान बेटा क्या आ चुका है, ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब दोनों फास्फेट अटैच हैं, तो अब बेटा आपने तीसरा फास्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया, तो अब ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहला आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना, देन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और लास्ट में आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये जो बॉन्ड है इससे बेटा आप नाम देते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड का, दैट इज फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये जो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा एनर्जी वाला बॉन्ड है बेटा, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। 2 फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है, फास्फो एनहाइड्राइड। और बेटा इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम DNA और RNA पर डिस्कस करेंगे और ये जो हमारा यूनिट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये कंप्लीट हो जाएगा।